Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. Students, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री के सारे ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे। साथ साथ में सभी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लस कुछ न्यू क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। डेली हम रिवीजन करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, उसमें रिवीजन करेंगे उसका सबसे पहले, देन उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो सीरीज की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सब स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफेस्ट टॉपिक जो होता है विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां से। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सब पे डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए, साथ साथ में शॉर्ट नोट बनाते चलिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस इंटरेस्टिंग सेशन। सबसे पहली बात कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट पूरा ये मामला जो है वो कार्बन चेन और उससे जुड़े हुए ग्रुप पे डिपेंड है। इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा मामला कार्बन चेन और उस कार्बन चेन से जुड़े हुए ग्रुप पे डिपेंडेड है। सो एज यू नो कि कोई कार्बन चेन है जिससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये ग्रुप दो टाइप का हो सकता है स्टूडेंट्स। कौन कौन सा? ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला भी हो सकता है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी हो सकता है। अगर किसी कार्बन चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, डोनेट कर रहा हो, तो ऐसे ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। ऐसा ग्रुप जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऐसे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। ऐसा कब हो सकता है? अब क्वेश्चन ये है कि कोई ग्रुप कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा? जब उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो। उस कंडीशन में जब ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी तो ये ग्रुप क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन चेन को डोनेट करेगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह रहे हैं। इस वजह से इस ग्रुप पे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि किसी कार्बन चेन से अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है बल्कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है? इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर कार्बन चेन से जुड़े हुए ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी तो ये ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ग्रुप पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ, ऐसे ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप कहते हैं। सो एक्चुअल में स्टूडेंट्स हो रहा है, एक्चुअल में स्टूडेंट्स इन दोनों केसेस पे क्या हो रहा है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ जा रहे हैं और ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ रहे हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन? ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन चेन एंड ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। दैट मींस किसी कार्बन चेन और ग्रुप के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट किस वजह से होता है? कार्बन चेन और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना, कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कभी तो कार्बन से ग्रुप की तरफ जा रहे हैं तो कभी ग्रुप से कार्बन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि कार्बन चेन और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है? डिफरेंस है। सो जिस वजह से ग्रुप पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ग्रुप पर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज के बेस पर ही हम इंडक्टिव इफेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और सेकंड इज माइनस आई यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। सो लेट्स सी कि प्लस आई और माइनस आई क्या होता है। अगर कार्बन चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से उस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को हम प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से शो करते हैं। आई का मतलब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस का मतलब इस ग्रुप पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ग्रुप के कार्बन चेन से जुड़े हुए इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम इंडक्टिव इफेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अगर
कार्बन चेन से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस ग्रुप पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, इसी वजह से ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। एंड अगर किसी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और इस टाइप के इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना क्लियर? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, अब बात ये आती है, अब एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है, ये चीज आपको एकदम नोट करके लिखनी है कि ग्रुप का, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट वाले हो चाहे वो माइनस आई इफेक्ट वाले हो, इन ग्रुप का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? इस ग्रुप से जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन पर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे वो माइनस आई इफेक्ट हो, इसका डायरेक्ट इफेक्ट, इसका डायरेक्ट प्रभाव सबसे ज्यादा कौन से कार्बन पे पड़ता है? जो कार्बन इस ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी बहुत पास में अटैच्ड है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। ध्यान रखना कि जैसे जैसे कार्बन चेन में डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। जितना ये ग्रुप इस फर्स्ट कार्बन पे इफेक्ट डालेंगे ना, उतना इन बाकी के कार्बन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कार्बन चेन में डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ग्रुप, दैट मीन्स प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बेंजीन है, इस बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन की जिस पोजीशन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पोजीशन को तो हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन, उसके पास वाले को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो के पास वाले को बोलते हैं मेटा पोजीशंस, एंड ग्रुप के जस्ट अपोजिट पोजीशंस को हम बोलते हैं पैरा पोजीशंस। सो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पे भी लगेगा इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है तो ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पे भी लग रहा ही है, बट आप मुझे ये बताओ कि इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन 4 पोजीशंस में से सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बेंजीन की कौन सी पोजीशंस पे लगता है? इतना ध्यान में रखो कि जो पोजीशन ग्रुप के सबसे ज्यादा पास में होगी उस पर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पर चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इप्सो पर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा, यानी इसका प्रभाव कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है इप्सो पोजीशन पे, उससे कम ऑर्थो पे, उससे कम मेटा और सबसे कम पैरा। तो एक क्वेश्चन तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे बेस देखने को मिलता है। सो लेट्स सी कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते कौन से हैं। फ्रेंड्स, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी एटम हो, किसी एटम पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज या फिर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, दोनों ही कंडीशंस अनस्टेबल होती है। अगर किसी एटम पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है तब भी वो अनस्टेबल है, और अगर किसी एटम पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तब भी वो स्पीशीज अनस्टेबल है। सो इसी बेस पर हम कुछ ग्रुप्स को प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले बात आती है प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स की। सो प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन से, मतलब प्लस आई इफेक्ट का मतलब ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? 2 कंडीशन है। एक तो ऐसे ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, उस कंडीशन में वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं। सेकंड, ऐसे ग्रुप जिन पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अगर किसी ग्रुप पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या फिर किसी ग्रुप की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, उन दोनों कंडीशन में वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। दैट मींस वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन आयन, नाइट्रोजन प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन, एज यू नो कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसलिए तो माइनस आई इफेक्ट शो करना चाहिए था, लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। तो अगर किसी एटम पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है किसी स्पीशीज पर, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लस आई इफेक्ट की, मतलब इसका मतलब वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। इसके अलावा एसिटेट ग्रुप, 3 डिग्री, एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री, 1 डिग्री, एज यू नो आप मिथाइल तो जानते ही हो, CH3 ग्रुप। सो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इसके आइसोटॉप से। ये है ट्रिटियम, ड्यूटेरियम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं कौन कौन से? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन। सो ये सीरीज है प्लस आई इफेक्ट की, जैसे मैंने लिखी है आपको वैसे ही याद करने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आपको 4 ग्रुप्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर सकता है। या फिर हो सकता है कि आपसे 4 ग्रुप देके ऑर्डर पूछ ले जाए प्लस आई इफेक्ट का, तो एटलीस्ट आपको ये ऑर्डर्स पता होने चाहिए। ठीक ऐसे ही बात करते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट की। तो अब कोई ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कोई ग्रुप किसी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन कब लेगा? किसी अदर स्पीशीज से 2 कंडीशन में, एक या तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, सेकंड या उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो।
कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह तभी बिहेव करता है जब या तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो या फिर उसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, यानी वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लग जाए उस कंडीशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन या फिर जितने भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर इन पर नेगेटिव चार्ज हो तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जबकि इन्हीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। सो ये एक सीरीज है माइनस आई इफेक्ट की, और माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा आप देखोगे किसको, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, जितने भी जो कार्बोनिल ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सारे हैलोजन्स, ये सारे के सारे ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको सीरीज याद रखनी है। इसी पे बेस्ड नीट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था आपको। फॉर एग्जांपल दिए गए थे फ्लोरीन, OH ग्रुप, साइनाइड ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप। आपको बताना था कि इनमें से मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कौन सा शो करता है। अगर आपको इस सीरीज याद है तो आप इजीली बता सकते हो कि नाइट्रो, साइनाइड, फ्लोरीन एंड हाइड्रोक्साइड, इन चारों में से सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन सा शो करता है? कौन सा शो करता है? नाइट्रो ग्रुप शो करता है। सो ये सीरीज आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे याद रखना, थोड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है, फटाफट से इन सीरीज को नोट डाउन कीजिए। तो अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड एप्लीकेशन पार्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दो से मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, बात करें कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो इंडक्टिव इफेक्ट को अफेक्ट करे, प्रभावित करे। सो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट किस पे बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से अराइज हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो अराइज हो रहा है। जो फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे, सेम वही फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट को भी अफेक्ट करेंगे। लेट्स सी कि कौन कौन से फैक्टर हैं। फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला इफेक्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट को जनरली आप ऐसे भी कह सकते हो, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मान के चलते एक बार हम, आपकी समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। स्टूडेंट्स, किसी स्पीशीज पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, हम ये कह देते हैं कि भाई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक तरफ तो मैग्नीज पे +2 पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ तो मैग्नीज पे +2 चार्ज है, एक तरफ मैग्नीज पे +7 चार्ज है। ठीक है, अब है तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज ही तो है, एक पे +2 है, एक पे +7 है। किसी स्पीशीज पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, हम उसी को तो उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर +7 क्या हो गई? मैग्नीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताती है। तो किसी स्पीशीज पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो अब किसी स्पीशीज पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्पीशीज चाहे कोई भी हो, चाहे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, चाहे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, किसी स्पीशीज पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या फिर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा, दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। किसी स्पीशीज पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहिए ना, और इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रोबेबिलिटी, कैपेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अगर किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस उस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और कोई ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट, यानी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो एक तो हमने ये क्राइटेरिया मान लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ध्यान रखना, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर माइनस आई इफेक्ट कहीं पर ज्यादा है तो वहां पर प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक तो हमने ये क्राइटेरिया देखा। सेकंड इसमें आता है साइज। सेकंड फैक्टर इज साइज। साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। ठीक है, आप तो इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के। मतलब अपन जितने फैक्टर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो किसके फैक्टर्स है? एक तरफ से माइनस आई इफेक्ट के फैक्टर्स हैं। तो साइज एज यू नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी एटम का साइज जितना छोटा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मींस उसका माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। एक क्राइटेरिया आपको ये याद रखना है, करेंगे अभी इस पे बेस्ड आगे बहुत से क्वेश्चन करेंगे। पहले आप ये क्राइटेरिया नोट डाउन कर लो, ताकि जब आगे जब इन पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगर ये क्राइटेरिया आपने लिख रखा है, आपने समझ रखा है, तो आप कर सकोगे सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम अच्छे से। अब इसमें थर्ड आता है परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर बच्चों, ये आपने हाइब्रिडाइजेशन में काफी बार देखा होगा कि परसेंट एस कैरेक्टर जैसे 25% है, या फिर 33% है, या फिर 100% 50% है। परसेंट एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर परसेंट एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये माइनस आई इफेक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मींस अगर किसी स्पीशीज का परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट मींस उसके लिए माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा है। फॉर एग्जांपल,
मैं 3 स्पीशीज यहाँ पे लिखती हूँ। फर्स्ट इज ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज, सेकंड इज डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज एंड थर्ड इज सिंगल बॉन्ड वाली स्पीशीज। सो ऐसे नो कि ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp, डबल बॉन्ड में sp2, ट्रिप और सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp में कितने s कैरेक्टर्स होते हैं, 50% s कैरेक्टर, sp2 में है 25% एंड sp3 में s कैरेक्टर होता है ऑलमोस्ट 33% के आसपास। सो किसी स्पीशीज में जितना ज्यादा s कैरेक्टर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा, उसके लिए माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा। तो स्टूडेंट्स इन तीनों केसेस में यहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर का ऑर्डर ये है, तो यही ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इन तीनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम डबल बॉन्ड और सबसे कम सिंगल बॉन्ड। ठीक वही माइनस आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले का, बिकॉज परसेंट एस कैरेक्टर हाई है। सो अब आपको क्या करना, फटाफट से जो 3 क्राइटेरिया है पहले तो इनको नोट डाउन करो आप। 3 फैक्टर्स तो हमने देख लिए। 4th फैक्टर आता है बॉन्ड एंगल का। देखो बॉन्ड एंगल वाला फैक्टर जो है ना वो एक्जैक्टली सेम है परसेंट एस कैरेक्टर वाले फैक्टर्स के। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसा भी हमने देखा था ना कि अगर किसी स्पीशीज का परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसके लिए माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा। तो भाई अगर किसी स्पीशीज का परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, दैट मींस sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका बॉन्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा 180 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। और ये दोनों और ये सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट के। दैट मींस ऐसे लोग माइनस आई प्लस आई तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते ही है। सो किसी स्पीशीज के लिए, किसी ग्रुप के लिए बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा उसके लिए माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा और प्लस आई इफेक्ट उतना ही कम होगा। सो इससे हम ज्यादा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम परसेंट एस कैरेक्टर वाले यहाँ पे टॉपिक लगेगा, कंसेप्ट लगेगा। अब इसमें 5th क्या आता है, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, sp2 के लिए 120 डिग्री, sp3 के लिए 109 डिग्री। तो परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा और प्लस आई इफेक्ट कम। इतना सा फॉर्मेट याद रखो, ठीक है। अब इसमें 5th फैक्टर आता है रिंग साइज। रिंग साइज देखो बेटा, अभी तक तो अपने जितने भी देखे थे ना वो ओपन चेन वाले देखे थे। अब बाई चांस अगर किसी साइक्लिक सिस्टम का आपसे अगर माइनस आई इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट पूछ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, वहां पर आपको ये कंसेप्ट काम में आएगा। कैसे कि जो रिंग साइज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस आई इफेक्ट के। तो भाई अगर रिंग साइज माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है प्लस आई इफेक्ट की क्या हो गई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। कैसे, चलिए देखते हैं। देखो एक तो मेरे पास 3 मेंबर्ड रिंग है, एक 4 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग एंड एक 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड और ये 6 मेंबर्ड। किसी रिंग का साइज जितना छोटा है ना बेटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। रिंग साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ही ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट उतना ही कम। सो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछूं या फिर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या आएगा बेटा, छोटी रिंग का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। और अगर प्लस आई इफेक्ट के लिए अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे, प्लस आई इफेक्ट के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, बड़ी रिंग का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है छोटे रिंग से। सो आपको तो इतना ध्यान रखना है, रिंग छोटी तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, रिंग बड़ी तो वहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले आप इन 5 फैक्टर्स को अच्छे से नोट डाउन कर लो। सो फैक्टर्स तो हमने सारे देख लिए। अब इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो देखो सबसे पहले एप्लीकेशन है इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यही कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट भी 2 टाइप के इंटरमीडिएट भी होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल्स एक्सेट्रा। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सबसे पहली बात कार्बोकेटायन क्या होता है, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब उसे कार्बोकेटायन कहा जाता है। कार्बो मतलब कार्बन, केटायन यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज। सो ये कोई कार्बोकेटायन है जिससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। एज यू नो कि ये ग्रुप 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब या तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हो सकते हैं या फिर
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हो सकते हैं। तो एक स्पीशीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, अब उस स्पीशीज से अपन ऐसा कौन सा ग्रुप जोड़े कि उसकी वो स्टेबल हो जाए। देखो, अगर किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे ग्रुप जो उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे वो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना देंगे। सो अगर किसी कार्बोकेटाइन से कोई ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हो जो इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दैट मींस इस पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, वो ग्रुप इसको स्टेबल बनाएंगे। ऐसे ग्रुप कौन से होते हैं? ऐसे ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर किसी कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो वो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। Whereas अगर इस कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो भाई इस कार्बोकेटाइन में पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है यानी पहले से अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो इसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, इससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे क्या करेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, तो भाई ये तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप पे क्या करेंगे, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो सिंपल सा याद रखो ना तो कि कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट मींस प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो आपके पास है मिथाइल कार्बोकेटाइन, एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक है आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और एक है आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताइए कि इन 4 कार्बोकेटाइन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। एज यू नो कि कार्बोकेटाइन से यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है ना। मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो किसी कार्बोकेटाइन से जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे नहीं है। तो देखो, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री, देन उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। सो यही रीजन है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। किसी कार्बोकेटाइन से जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे उतना ही ज्यादा इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। एक एप्लीकेशन तो ये थी। अब बताइए इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। आपको पता है कि छोटी रिंग माइनस आई इफेक्ट, बड़ी रिंग प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वाले तो ग्रुप स्टेबल कर रहे हैं कार्बोकेटाइन को, तो यहाँ पर जितनी बड़ी रिंग होगी वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि बड़ी रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ पर रिंग स्ट्रेन कम हो रहा है, ठीक है, तनाव कम पड़ रहा है रिंग के ऊपर, तनाव कम पड़ रहा है तो वो रिंग स्टेबल है। छोटी रिंग है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज और आ गया, स्ट्रेन हो गई वो रिंग, बहुत ज्यादा तनाव आ गया उसके अंदर, तो वो स्टेबल नहीं रहेगी अब। सो बड़ी रिंग पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, छोटी रिंग पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। इसी के साथ अगर मैं इसकी जगह कुछ ऐसे ले लूं कि एक तो ट्रिपल बॉन्ड वाला केस ले लेते, एक तो अपन एक ले लेते डबल बॉन्ड वाला केस, एक सिंपल केस लेते हैं। एक में sp हाइब्रिडाइजेशन, एक में sp2 है और एक में sp3 है। बताओ कि इन तीनों में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। एज यू नो कि परसेंट एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, जितना ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर उसके लिए माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, एसपी वाले का, ठीक है। अब माइनस आई और प्लस आई तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब कि जिसके लिए माइनस आई इफेक्ट कम होगा उसके लिए प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। बिकॉज अगर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछते ना तो ये ऑर्डर आता, ठीक है, लेकिन प्लस आई के केस में अपोजिट कर दो। प्लस आई इफेक्ट परसेंट एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। परसेंट एस कैरेक्टर जितना कम होगा प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, यानी बनने वाला कार्बोकेटाइन उतना ही स्टेबल बनेगा, यानी वो ग्रुप कार्बोकेटाइन को उतना ही ज्यादा स्टेबल करेंगे। 3 कैटेगरी है, बस आप तो ये 3 कैटेगरी याद कर लो, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में आपका काम हो जाएगा। कि अगर कार्बोकेटाइन की जगह सेकंड हम इसमें ले ले कार्ब एनाइन, यानी कार्बन पे कैसे चार्ज प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, उस केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यानी कार्बन पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इसको और अब किसी स्पीशीज पे ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव दोनों स्टेबल नहीं है, अब कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, अब ये कार्बन अनस्टेबल कब हो सकता है, जब कोई ग्रुप इस पर प्रेजेंट एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को कम कर दे। ध्यान रखना कि किसी कार्बन पर किसी स्पीशीज पर अगर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो स्पीशीज स्टेबल कब हो सकती है, जब कोई ग्रुप ऐसा हो जो स्पीशीज पे प्रेजेंट एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को कम कर दे, ठीक है। अब
ये कार्बन आयन स्टेबल कब हो सकता है? जब इससे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो इससे इलेक्ट्रॉन को खींच ले, यानी इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर दे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो पहले से तो नेगेटिव चार्ज है ही, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। दैट मींस कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। जबकि अगर कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए ना, यानी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप जिससे इलेक्ट्रॉन खींचे, वो तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे ना बेटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, इसको स्टेबल कर रहे हैं वो तो जस्ट कार्बोटन का अपोजिट केस। यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा दूं और अगर तब आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर आप जस्ट अपोजिट कर दो इसका। किसी कार्बन आयन से जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं ना बेटा, वो तो उसको अनस्टेबल करेंगे, तो ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मिथाइल कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बन आयन। सेम यहाँ पर रिंग के केस में भी सेम आपको वही करना। आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट आप देख रहे हो, तो माइनस आई इफेक्ट तो छोटी वाली रिंग का सबसे ज्यादा होता है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? छोटी रिंग पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, बड़ी रिंग पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। ठीक ऐसे ही यहां पर परसेंट एस करेक्टर के केस में भी सेम आप यही चीज अप्लाई कीजिए। अगर हम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को हटा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दे, ऐसे नो कि परसेंट एस करेक्टर जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा, तो यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पर है ना एसपी वाले में, तो इसके लिए माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। दैट मींस इस प्रकार से बनने वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर ली विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, फटाफट से इन सारे फॉर्मेट्स को नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन आती है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। दैट मींस इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एल्किल क्लोराइड लिया है, इसकी रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्रेट, वो भी कैसा? एक्सेस में, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं, तो हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है? AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्सेस HNO के साथ करवाते हैं ना, तो इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा एल्काइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन है आपके पास। अगर ये बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बना है, या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि बनने वाला कार्बोकेटायन लेस स्टेबल बने। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सारे एल्किल हैलाइड ही AgNO3 की एक्सेस के साथ AgCl प्रेसिपिटेट देते हैं व्हाइट कलर का? ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है। इसका रीजन क्या है कि आप अगर किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgNO3 की एक्सेस में करवा रहे हो, आपको व्हाइट कलर का AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, वो तभी मिलेगा जब बनने वाला कार्बोकेटायन कैसा हो? मोर स्टेबल हो। अगर यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, तब तो आपको AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। अब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, या फिर एरोमेटिक कार्बोकेटायन। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन कौन कौन से होते हैं? 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके अलावा विनाइल कार्बोकेटायन, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, यानी ये वाला कार्बोकेटायन। सो ऐसे कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होते हैं, तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन के साथ कभी भी AgNO3 प्रेसिपिटेट नहीं देता, ठीक है। इससे बेस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो CH3Cl, एक है CH3CL। बताइए कि इन दोनों में से कौन सा एल्किल हैलाइड, यानी कौन सा क्लोरोएल्केन AgCl प्रेसिपिटेट दे देगा, कौन सा नहीं देगा। देखो, अगर आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हो तो बनेगा मिथाइल कार्बोकेटायन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, तो ये प्रेसिपिटेट दे देगा AgNO3 के साथ, और क्या बन जाएगा? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। बट यहाँ पर बनने वाला मिथाइल कार्बोकेटायन तो स्टेबल नहीं है, तो अगर भाई लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो वहां पर आपको कोई भी AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं मिलेगी। ये ना तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, ना ही AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो NCERT में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, तो नोट कर लीजिए फटाफट से इस कंसेप्ट को। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की। फोर्थ इसमें आता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, स्पेशली एल्कोहल की एसिडिटी। सो स्टूडेंट्स, हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से किसी भी एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सा एल्कोहल तो मोर एसिडिक नेचर का है, कौन सा लेस एसिडिक नेचर का है। कैसे? चलिए देखते हैं। अब देखो, एज यू नो कि एल्कोहल क्या होता है? ROH, ठीक है। अब कोई एल्कोहल एसिडिक नेचर कब शो करता है? जब उस एल्कोहल में ये वाला OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तरफ तो आपके पास क्या बनेगा? RO नेगेटिव, एक तरफ से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पर एल्कोहल ने कौन सी नेचर शो की है? एसिडिक नेचर। अब
क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस अल्कोहल से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अगर इस अल्कोहल से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए, दैट मींस प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ जाए, तो क्या होगा? और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट मींस माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ जाए तो क्या होगा? अब देखो, अगर इस अल्कोहल से कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो तो इस OH ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो अब इस ऑक्सीजन को कोई जल्दी नहीं है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की, कोई जल्दी नहीं है, तो अब O और H के बीच का बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। दैट मींस अगर अल्कोहल से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हो, तो वो उस अल्कोहल की एसिडिटी को, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। जबकि अगर अल्कोहल से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, दैट मींस माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच्ड हो, माइनस आई का मतलब ऐसे ग्रुप है जो इस अल्कोहल से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हो। अब इस ऑक्सीजन पे प्रेशर पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने का, ठीक है? अब ये ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से इजीली ये H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट मींस माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है इस अल्कोहल की एसिडिटी को इंक्रीज करे। तो आप सिंपल से ध्यान में रखो ना कि अल्कोहल की एसिडिटी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे बेस्ड इक्वेशन करते हैं, एक तो आपके पास ये अल्कोहल है, एक ये अल्कोहल है, एक ये वाला अल्कोहल। बताइए कि इनमें से कौन सा अल्कोहल की एसिडिटी सबसे ज्यादा, यानी एसिडिक, यानी इन अल्कोहल की एसिडिटी का आपको इन ऑर्डर बताना है। सबसे पहली बात, एज यू नो कि मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप तो एसिडिटी डिक्रीज कर रहे हैं, तो भाई किसी अल्कोहल से जितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो उस अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। दैट मींस सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? मिथेनॉल की। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कम है। देन उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल की, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आ गया। और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है 2 डिग्री अल्कोहल की। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप आ गए? 2। तो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप उतनी ही उस अल्कोहल की एसिडिटी कम हो जाएगी। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो एक तो आपके पास है 3 मेंबर्ड अल्कोहल, एक 5 मेंबर्ड अल्कोहल और एक 6 मेंबर्ड अल्कोहल। बताइए कि ज्यादा एसिडिक अल्कोहल कौन सा होगा, यानी ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? एज यू नो कि माइनस आई इफेक्ट अल्कोहल की एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? छोटी रिंग का ना। तो छोटी रिंग वाला अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम बड़ी रिंग वाला, ठीक है, और सबसे कम होगा 6 मेंबर्ड रिंग वाला। तो आप इतना ध्यान रखो कि जो माइनस आई इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे, आप इतना ध्यान रखिए कि अल्कोहल से जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा, अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ गए तो उसकी एसिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट में लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और एग्जाम्स में काफी बार पूछे भी गए हैं। लेट्स सी कि इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कैसे अफेक्ट करता है। देखो, सबसे पहली बात है कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा। अब इस एसिड से 2 टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। देखो, बात इसी एसिड की नहीं है, कोई भी एसिड हो, अगर किसी एसिड की एसिडिटी चेक करनी है तो आप ये देख लो कि उस एसिड से किस टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट वाला या फिर माइनस आई इफेक्ट वाला, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो, एसिड का काम क्या होता है? H+ डोनेट करना। अब यहां पर ये H+ डोनेट कब करेगा, यानी ये H+ अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर कब देके यहां से H+ के फॉर्म में निकलेगा? जब ये वाला ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये वाला ग्रुप इससे इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कब खींचेगा? जब इस ग्रुप पे प्रेशर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन खींचने का, ठीक है। तो अगर किसी एसिड से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ऐसा ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये क्यों लेगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन? ये हाइड्रोजन से इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो यहाँ से H+ निकलेगा नहीं, और H+ निकलेगा ही नहीं तो ये फिर किस बात का एसिड हुआ? इसकी एसिडिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई ना। लेकिन अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर किसी भी एसिड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट मींस ऐसा ग्रुप है जिसका कैसा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एसिड से, तो
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एसिड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अब इस ग्रुप पे प्रेशर पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन लेने का। अब ये ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? इस हाइड्रोजन से। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से H+ से रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से +I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो उसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे, और अगर -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। दैट मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक एसिड से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो, चेक करनी कि इन दोनों में से किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, इसको तो आप लॉक कर लो, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक +I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो +I इफेक्ट वाले ग्रुप तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं और -I इफेक्ट वाले इंक्रीज कर रहे हैं। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिटी कौन से एसिड की होगी? इस वाले एसिड की होगी ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ये वाला। इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। फटाफट से उस क्वेश्चन को करते हैं। सो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, आपको बताना है इन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्लोरीन क्या होते हैं? ये -I इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड से +I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ये जो CH3 ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप, ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? +I इफेक्ट वाला ग्रुप। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। सो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो वो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से +I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो वो उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। रीजन क्या है कि भाई रीजन क्या है? क्योंकि अगर -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो इस कार्बन से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ से ये कार्बन किससे खींचेगा? यहाँ से। दैट मीन्स इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, टूट जाएगा इजीली, और यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा। और H+ रिमूव, और अगर कोई कंपाउंड इजीली H+ रिमूव कर रहा है दैट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो +I इफेक्ट वाले ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन पे कोई प्रेशर नहीं इलेक्ट्रॉन खींचने का नहीं है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से जितने नंबर ऑफ -I इफेक्ट जुड़े हुए होंगे उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से। सबसे ज्यादा एसिडिक ये, बिकॉज इसके पास 3 -I इफेक्ट वाले ग्रुप है, देन उसके बाद में ये वाला, और सबसे एंड लास्ट में ये वाला ग्रुप। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से जितने ज्यादा +I इफेक्ट वाले ग्रुप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही डिक्रीज होती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने +I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसकी, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा इस वाले ग्रुप की। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आपको जनरली इतना ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और +I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस फॉर्मेट की हेल्प से आप किसी भी एसिड की एसिडिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स चेक एसिडिटी ऑर्डर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर 4 टाइप के कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जब भी आप इस एप्लीकेशन करो आप इतना सा ध्यान में रखिए कि एसिड की एसिडिटी को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप ये चेक कर लो कि उस एसिड से किस टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जनरली इतना ध्यान में रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी -I इफेक्ट वाले ग्रुप, दैट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और +I इफेक्ट वाले ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मींस अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, +I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पर नाइट्रो -I इफेक्ट शो करता है, फ्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है, CH3 +I इफेक्ट शो करता है। सो अब ये तो कंफर्म हो गया कि एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? -I वालों की। अब -I वाले में भी 2 है हमारे पास, एक तरफ नाइट्रो एक तरफ फ्लोरीन। सो जिसका -I इफेक्ट ज्यादा वो ही कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है नाइट्रो और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा -I इफेक्ट होता है नाइट्रो का। तो यहाँ पर
कंपाउंड ए की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, देन बी उससे कम बी की। अब बात करते हैं सी और डी में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक तरफ प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, एक तरफ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की जिससे कोई डेरिवेटिव, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं है। देन उससे कम सी की, और सबसे कम एसिडिटी होगी ऑप्शन डी, सबसे कम एसिडिटी होगी डी की। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से किस टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है? प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़े तो वहां पर डीएनपी रूल को जरूर फॉलो करेंगे। देखो डीएनपी रूल क्या होता है? डी फॉर डिस्टेंस, एन फॉर नंबर, पी फॉर पावर। अब देखो बच्चों, ये वाला रूल कहाँ काम में आता है? ये रूल वहां काम में आता है जब आपके पास दो सेम टाइप के कंपाउंड आ जाए, वहां पर अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताना तब आप ये रूल काम में लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसे दो ग्रुप आ गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहां पर अगर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताना, तो आपको पता है कि कोई भी ग्रुप हो उसका डायरेक्ट कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसका इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहां लगेगा? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन अब वहां पर तो आप सिंपल डिस्टेंस को देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बता सकते हो, बट अगर डिस्टेंस भी सेम कर दी जाए उस कंडीशन में आप क्या चेक करोगे? नंबर, कि उस ग्रुप में कितने प्लस या कितने माइनस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताना हो तो क्या कैसे बताओगे? डिस्टेंस देख के बता नहीं सकते, डिस्टेंस दोनों में ही सेम है, 3 कार्बन की डिस्टेंस है। वहां पर क्या चेक करोगे? नंबर, डोमिनेंट, सबसे डोमिनेंट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस सेम हो तो नंबर चेक करो। यहाँ पर एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, यहाँ पर दो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगेगा? सेकंड वाले में लगेगा ना। और जब ऐसी कंडीशन में सेम हो जाए ना, तब वहां पर आप क्या चेक करोगे? अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप भी सेम है, दो नंबर में भी सेम है, तो यहाँ पर भी दो इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप, यहाँ पर भी दो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, डिस्टेंस भी सेम, तब आप क्यों यूज में लोगे? पावर। देखो क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है फ्लोरीन का होता है ना, तो वहां इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? फर्स्ट वाले कंपाउंड का। तो ये रूल इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में देख लिए हैं। सो फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को, फटाफट से इन सारे कंसेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए, और कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे एक और बेहतरीन वीडियोस के साथ। कल हम जितने भी इस रिलेटेड क्वेश्चंस उनको सबको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखो, यहाँ से प्रैक्टिस करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।